फाइनेंस किया जाता है और इसका लिमिट नहीं है सर। 20 आदमी का लिमिट अभी तक तो स्कॉलरशिप में है, लेकिन उसका जो पैसा देने का प्रावधान है, मैं आपका 23-24 में 7 करोड़ रुपया हम लोग दिए थे और 24-25 में 6 करोड़ रुपया हम देने के लिए विचार कर रहे हैं। हम पैसा इसको डायरेक्ट नहीं देते हैं सर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हमको बिल रेज करता है कि ये स्टूडेंट को हमने फैसिलिटेट दिया है बाहर में पढ़ने के लिए और इनको दिया जाए। टॉप 1000 रैंकिंग यूनिवर्सिटी को ही वर्ल्ड का में ही इसको प्रावधान है, तो इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसा पहला प्रश्नकर्ता ने इसको बताया है, सरकार इसको विचार करेगा टाइम टू टाइम, हम उसको बढ़ा सकते हैं। अभी 20 में है, लेकिन अभी का स्कीम में 20 है। श्री डीन कुरियाकोस। Sir, for getting approval for Aglavia Model Residential School, Union government following the criteria, that is 50% of ST population or 20,000 at least in a block. Sir, as per that criteria, in my constituency Idukki, in Devigulam block, we have applied for getting an approval of EMRS, but it is denying, sir. Sir, as per the criteria followed by Government of India, we are eligible. Okay. And whether our Union Minister will take initiative to get an approval for an EMRS in my constituency. सर, अभी का भारत सरकार का नियम के हिसाब से 50% पॉपुलेशन एक ब्लॉक में होना चाहिए, ट्रैवल उससे ऊपर होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए, प्लस मिनिमम 20,000 का पॉपुलेशन का ब्लॉक होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। अगर मान्यवर सदस्य बोल रहे हैं कि उनका ऐसा क्राइटेरिया में फिट हो रहा है तो हम दे सकते हैं, उसको मना नहीं। लेकिन मेरा ख्याल से वो जो प्रश्न कर रहा है उनका हिसाब से वो कर रहा है, वो ब्लॉक में उसको टोटल पॉपुलेशन का 50% है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। अगर है और 20,000 का क्राइटेरिया अभी का इसमें फिट है तो देने में कोई आपत्ति नहीं, हम दे सकते हैं सर। भजनलाल जाटव। माननीय मंत्री जी बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं, संक्षिप्त में एक लाइन में। सर मेरा इतना निवेदन है, आप भी एक लाइन में पूछो। सर मेरा इतना निवेदन है कि जनजातीय छात्रों के लिए जो इन्होंने मुझे जो धनराशि बताई है, जो वर्षवार जो इसमें लिखा हुआ है 39 लाख, और ये जो 2017 में 39 लाख 1 करोड़, 18 में 2, फिर 2, ये सर बताई है। और जो छात्रों की जो संख्या बताई गई है, जनजातीय जो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, जो राजस्थान का मैं उदाहरण पूछना चाहूँगा कि 15-16 में 1, 16-17 में 0, 17-18 में 2, 18-19 में 2, 19-20 में 0 और 20-21 में 0, 21-22 में 1, 22-23 में 0, 23-24 में है 1 और फिर 24-25 में 0 और 25-26 में 1। ओके बता दो। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो खर्चा दिखा रहे हो इसमें 4 करोड़ रुपए, क्या जनजातीय इस देश के अंदर आपको विदेश में पढ़ाई के लिए क्या छात्रों की कमी है? क्या सरकार उन छात्रों को विदेश में भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजना नहीं चाहती? क्या आपके आंकड़े कहते हैं, आपने राशि दिखा रखी है 4 करोड़ रुपए और छात्र मिलता है आपको एक। कई स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें 0 है। क्या सरकार जनजातीय के साथ इतना अन्याय करना चाहती है? क्या पढ़े लिखे नहीं है? क्या एक तरफ कहते हैं आप डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, और आपके कहना में इसमें एक भी आपके पास कैसा अन्याय? नहीं सर, बोलिए। ये सर, ये एक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में। उसमें 20 छात्रों का अभी तक का भारत सरकार का नियम 20 को का है। हम उसको बढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी, मैं अब दूसरा प्रश्न का जो प्रश्नकर्ता का उसमें मैं एश्योर कर चुका हूं कि हम 50 तक इसको बढ़ाएंगे। सर, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, travel.nic.in और उसके ओवरशिप उसका डाउनलोड करते हैं और अप्लाई करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का थ्रू में अप्लाई होता है और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का थ्रू में इनका इन्वॉल्वमेंट अप्लाई होता है। ये स्पेशल स्कॉलरशिप है सर। बाकी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और बाकी छात्रवृत्ति वो तो लाखों में है, करोड़ों में हम दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये स्पेशल है।
ये स्पेशल के बारे में क्वेश्चन है, तो स्पेशल में 20 है, हम उसको बढ़ाएंगे। आप तो इतना भी नहीं करते थे सर, मंत्रालय भी ये लोग बना नहीं पाए थे सर 50 साल तक। जो अटल बिहारी वाजपेयी को आना पड़ा और फिर मंत्रालय बना, अलग से बजट हुआ, अलग से कैबिनेट हुआ। ये क्या आप बात करते हैं सर ट्राइबल के बारे में? क्वेश्चन नंबर 264 Question number कुमारी 264. शैलजा। Question number 264. जवाब पटल पर रखा है। Sir, while I would like to compliment the minister on his dynamism and good intentions, but unfortunately those good intentions are not reflected by the officers on the ground. Sir, मेरा सवाल मेरी constituency के main highway की तरफ है, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। सर उसकी बहुत ही दुर्दशा है, मैंने बार बार उठाया है ये मामला दिशा की मीटिंग्स में भी, यहाँ पर भी। और सर इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुअर मेंटेनेंस है, नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सर सब ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो अंडर ब्रिजेस भी वहाँ पर बनने हैं, वो एक्सीडेंट्स को भी मिटिगेट करेंगे, लोगों को सुविधा भी होगी। तो जो ये डींग, चोरमार, सहुवाला, प्रथम, ओडा, सालम खेड़ा में जो अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, खास तौर से डींग, सर ये कब तक आप इनका काम शुरू करवाएंगे और ये पूरा होंगे? ये मेरा पहला सवाल है सर। और पुअर मेंटेनेंस सर, आई स्टिल फ्लैग दैट। सम्मान्य सभापति महोदय, सम्मान्य सदस्य ने जिस रोड का उल्लेख किया है उसमें जरूर ये समस्या है, और 2022 में 2017 में रोड बना और 2022 में इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो था वो समाप्त हुआ। उससे 2022 के बाद इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी को दिया गया है, और उसके बाद में काफ़ी त्रुटियां उसमें ध्यान में आई है। मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो काम उसकी शुरुआत हुई है। जो उन्होंने अंडरपास की बात की वो मार्च 2026 के पहले सहुवाला, प्रथम, ओढ़ान, चोरमर खेड़ा, सावत खेड़ा और डीपीआर फॉर बाईपास इन धिंग ये हमने तैयार करने के लिए दिया है, और मार्च तक इसका काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो लाइट के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके बारे में भी लाइन को दुरुस्त किया गया, और जिस जगह पर आपने मांग की थी उस जगह लाइट लगाने के भी आदेश किए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट भी आइडेंटिफाई करने के लिए विलेज खेरीकान में 6 लेन VUP को भी सैंक्शन करके अवार्ड किया गया है। एग्जिस्टिंग लाइटिंग भी रिपेयर भी किया हुआ है, और एडिशनल लाइटिंग विल बी प्रोवाइड ऑन 4 अंडरपासेस। तो मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि उन्होंने बताई हुई बातों को तुरंत इन सब के काम हो जाएंगे। पर जहां तक ये मेंटेनेंस की बात है, इसके लिए हमने ये गंभीरता से विषय लिया है, और नाउ वी हैव इंश्योर्ड दैट फॉर एवरी सेक्शन ऑफ NH रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस एजेंसी इज इन प्लेस। PBMC दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये 5-7 साल के लिए हम देने वाले हैं, एंड पेमेंट लिंक टू परफॉर्मेंस एंड पेनल्टी फॉर नॉट अचीविंग डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम मंथली पेमेंट। अब इसमें संभावना ये है कि ये सब करते समय उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण अनेक बार अनेक लैप्सेस रह जाते हैं, और इसलिए ये पूरे इसका अध्ययन चल रहा है। 1 महीने के अंदर एक मॉडर्न पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक डिफेक्ट्स। ए व्हीकल ऐसा तैयार किया है विच इज इक्विप्ड विथ 3D लेजर स्कैनर्स, GPS एंड कैमराज एक्सेट्रा फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन रोड कंडीशंस। ये रोड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे, इसका डाटा तुरंत हमारे सर्वर में आएगा, और इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और उसके आधार पर मेंटेनेंस होगा। डाटा इन रियल टाइम, देयर इज नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, फोटोज, रफनेस, रूटिंग, पॉथहोल्स, क्रैकिंग, बाद में साइनेजेस, क्रैश बैरियर्स, लाइटनिंग, इंक्रोचमेंट और रोड साइड प्लांटेशन, ये सब जानकारी हमारे पास डायरेक्ट यहाँ सर्वर में आएगी, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसको चेक करके हम कार्रवाई करेंगे। बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, बिफोर इश्यू ऑफ कंपटीशन सर्टिफिकेट,
at regular intervals of 6 months after completion. तो अब ये टेक्निकली AI का उपयोग करके पूरे नेशनल हाईवे का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और इसमें जो त्रुटियां हैं आपने जो कहा हो तो प्रोजेक्ट में हमने सुधार दी है, पर इसके बाद बाकी भी प्रोजेक्ट का इस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, अभी थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि पहले अंडर ब्रिजेस की बात हो रही थी डिंग में, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है, तो बाद में मुझे क्लैरिटी उसके बारे में चाहिएगी। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, वो सिरसा से ही संबंधित है, जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। सो उसमें दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से चल रही है, नेशनल हाईवे 703। सर, उसके बारे में अगर माननीय मंत्री जी मुझे अभी बता दें, या फिर बाद में लिखित में, जैसे भी आप चाहें, अगर अभी बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। 703 प्रस्तावित नेशनल हाईवे। एक बाईपास बना हुआ है अध्यक्ष महाराज, दूसरे के बारे में सम्मान्य सदस्य ने मांग की है, उसकी फिजिबिलिटी अब चेक करके फिर निर्णय करेंगे। जहाँ तक आपने ये जो कहा है कि भिंग, इसमें DPR में हम उसके लिए बाईपास बना रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अंडरपास की आप नहीं, अंडर ब्रिज भी कर देंगे, दोनों भी उसमें DPR में वो इंक्लूड होगा। और उसके साथ साथ ये जो नॉर्दर्न बाईपास की बात आपने की है, उसका PCOs मैडम अभी केवल 8000 है, और इसकी फिजिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। हाँ, वो नॉर्दर्न, हाँ ये से सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका 8000 PCOs, पर सदर्न बाईपास के लिए PCOs कितना मिलता है उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद वो भी संभव हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। श्री अमर सिंह टिंसो। Speaker sir, National Highway 29 implemented by NHIDCL PMO Diffu from Doboka Junction to Lahore region, Assam, length 118.25, section 1 to 7. May the Honorable Minister, Road Transport and Highway kindly explain why extensive streets of the highway are showing removal of surface layer, pothole unfinished, and inadequately protected cut section and other serious construction deficiencies despite the project having been declared completed. Further, may the Honorable Minister also inform the House whether any independent quality audit has been conducted and whether accountability has been fixed on the contractor official concerned, including timeline for permanent rectification and ensuring road safety for commuter. Thank you, sir. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न केवल हरियाणा के एक नेशनल हाईवे से संबंधित है, और सम्माननीय सदस्य आसाम का पूछ रहे हैं। 4500 रोड का काम शुरू है, हर प्रोजेक्ट का तो जानकारी मेरे पास नहीं है, पर जो रेफरेंस उन्होंने दिया है मैं उसकी इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चन और समाप्त होने के बाद मेरे ऑफिस में आप आइए, वहाँ कंसर्निंग ऑफिसर्स भी आते हैं, तो मैं तुरंत उसकी जानकारी भी आपको दूंगा, और कुछ करना हो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, Chairman, Speaker sir. Sir, National Highway construction in Kerala is facing serious issues. Sir. Within 6 months, 3 places, serious incident happened. One is in Kuriad, number 2 in my constituency, Arur Torur, a girder has been collapsed and 1 person has killed. Then one is in Ramachandran constituency, Kollam, Kuriad, completely brick has been collapsed. So basically the issue of sand is there very much, low quality sand is using. Then one major thing I would like to bring into your notice through Speaker sir. Sir, subcontract is given by the NHAI. The subcontractors, the main contractor is not in the picture at all. Subcontract is given, they are doing contractual work. But
there is no responsible officer is there when incident happened. Within 6 months, 3 major incidents collapsing the road is happening. Then service road, quality of the service road is because in Kerala, so 1 minute sir, Kerala 40% of the passengers is travelers using service road because auto rickshaw and small vehicles are there in very much in Kerala. They are depending only service road. The quality of the service road is very, very bad. Therefore, I think there should be a serious examination and investigation on these issues. Whether the minister is going to investigate, I already telephoned you 2-3 times about these incidents. Whether the minister is going to take serious action against this. सम्मान्य स्पीकर महोदय, हमने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सम्मान्य सदस्य ने फ़ोन किया, हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमने केरल सरकार में पैसे डिपॉजिट किए थे कि जब केरल में क्या कि रोड के बाजू में सर्विस रोड करने के लिए जगह कम है, तो वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल करने के लिए रखे थे। फिर भी लोग जहाँ काम शुरू था उसके नीचे से जा रहे थे। फिर भी हमने अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हैं। दूसरी बात, सम्मान्य सदस्य ने जो कहा, ऐसे 3 इंसिडेंट केरल में हुए। इस बार बरसात भी बहुत आई, लैंडस्लाइड्स भी हुई और कुछ क्वालिटी के प्रॉब्लम भी सामने आए। जो हम लोग विशेष रूप से रोड का काम करते समय हमारे पास जो डाइवर्शन बनाते हैं, वो डाइवर्शन हम टेम्परेरी क्वालिटी के बनाते हैं और बाद में वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये ध्यान में आने के कारण अब पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि निश्चित रूप से उसी क्वालिटी सीमेंट कंक्रीट के और अच्छी क्वालिटी के वो बनाएं ताकि किसी भी हालत में वो कोलैप्स ना हो, ख़राब ना हो। जो स्ट्रक्चर्स के फेलियर के बारे में है, उसके बारे में भी पूरी इंक्वायरी हुई है और लगातार हम इसके बारे में कॉशियस भी हैं और कड़क कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि केरल की ऐसी एक अलग सिचुएशन है कि रोड के बाजू में डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ डाइवर्शन करने के लिए भी जगह नहीं है और जो रोड पर आज मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए वो वहाँ की एक प्रकार से पूरी तरह हार्ट लाइन है और इसलिए वहाँ ये समस्या आई। काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्माननीय इनका मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात भी की। माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आके गए और केरल के काफ़ी सदस्य भी मुझे मिले। इस बार थोड़ा लैंडस्लाइड्स, पानी और कुछ कमियाँ भी हमारी होगी जो सब ध्यान में है, उसके ऊपर हमने पॉलिसी डिसीजन लिए है, काफ़ी कार्रवाई भी की है और हम वो सबको रेक्टिफाई करने का काम की शुरुआत की है और मुझे लगता है कि मार्च तक हम इन सब बातों को पूरा करके रोड का काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधा पैकेज रह सकता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट केरल विधानसभा का लगने के पहले वो काम पूरा करने का हमारा प्रयास था। एक आधा काम छोड़कर बाकी पूरा करके व्यवस्थित ठीक प्रकार से होगा। श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। सर ये हरियाणा के हाईवे से संबंधित प्रश्न है। 4 दिसंबर को मंत्री जी ने एक और अन्य जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके जवाब में मैंने जानकारी चाहिए थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे और कितने टोल प्लाजा हैं। उसमें ये पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश जो हरियाणा से 3 गुना 4 गुना साइज़ में हैं, लेकिन टोल प्लाजा हरियाणा में ज़्यादा हैं। हरियाणा में 75 टोल प्लाजा हैं, जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ 60 है, गुजरात में 62 टोल प्लाजा हैं और हर कितने किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है NH नेशनल हाईवे में। उसमें ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा की कंसंट्रेशन हरियाणा में, हर 45 किलोमीटर पे एक NH नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज़्यादा और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज़्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रतिवर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज़्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में। मैं सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य सब बातें बता रहे हैं पर हरियाणा में एक भी रोड बाकी नहीं है। पूरे हरियाणा के 4 लेन अच्छे रोड बने, सबसे ज़्यादा रोड हरियाणा बने, वो बात नहीं बता रहे। और मैं दावा करता हूँ कि जब से हरियाणा के राज्य का निर्माण हुआ, जितना काम नहीं हुआ उतना इस 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किया।
आज नकार नहीं सकते, एक्सप्रेस हाईवे बनाए। एक बात जरूर है कि हरियाणा में और पंजाब में ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है और टोल की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जब रोड बनेंगे तो टोल लगेंगे। अब हम नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, अभी दिल्ली से कटरा हाईवे पूरा इनके यहाँ से जा रहा है, सब 3-3, 4-4 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। अब जब नए रोड बनेंगे तो टोल आएंगे, अब जहाँ बनेगा नहीं वहाँ कम टोल रहेंगे। और दूसरी बात, अभी टोल की जो पॉलिसी हमने सर अभी जो हमने जो फास्ट फ्लो बैरियर्स इसका जो हमने सीमलेस ट्रैफिक की योजना बनाई है, अब आप 80 के स्पीड से निकल जाओगे, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई टोल नाके पर आपको रोकेगा नहीं, बताएगा नहीं, आपके नंबर प्लेट का फोटो लिया जाएगा, आपके फास्ट टैग का फोटो लिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। और वही अध्यक्ष, और एक बात बता दूं, जहां से एंट्री करेगी वहां से रिकॉर्ड होगा और जहां से निकलेगा वहां रिकॉर्ड होगा। अभी क्या है कि 60 किलोमीटर अगर टोल है और आपने 15 किलोमीटर भी गए तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। अब ये नए नीति में 15 किलोमीटर का ही टोल होगा, वो लगेगा। और इसके ऊपर अध्यक्ष महाराज, अब हम 3,000 रुपये में 200 पास दे रहे, 15 रुपये में एक टोल, और जो 15,000 रुपये लगते थे वो केवल 3,000 रुपये लगेंगे, 15 रुपये का एक टोल है, तो वो भी हमने राहत दे दी है। 40 लाख लोगों ने पासेस भी ले लिए, तो मुझे लगता है कि जो उनकी यहाँ समस्या है ये बिल्कुल नहीं आएगी। और एक बात याद रखना कि आपके यहाँ रोड भी बने हैं, टोल भी है, कुछ इनकम भी मिलता होगा, पर सबसे ज़्यादा रोड आपके राज्य में हमने बनाए हैं, जो कभी नहीं बने थे वो उतने बने, इस बात को भी आप स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 265 श्री राजेश वर्मा। माननीय मंत्री महोदय, ऊपर रखा। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देता हूं कि देश के साथ साथ बिहार में भी उन्होंने सड़कों का जो जाल बिछाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं उनका ध्यान अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां पर जो सबसे पिछड़ी लोकसभा बिहार की है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पटना से निकलते हैं तो बेगूसराय तक हम लोग को 4 लेन मिलता है, और खगड़िया से जब हम लोग पूर्णिया जाते हैं तो सिंगल लेन होने के कारण लगातार सड़क की दुर्घटनाएं हो रही है। और एक लंबे समय से खगड़िया पूर्णिया NH 31 के निर्माण की मांग चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके निर्माण की स्वीकृति कब तक हम लोग को मिल जाएगी। सम्माननीय अध्यक्ष महाराज, खगड़िया से पूर्णिया ये 4,000 करोड़ रुपए का 143 किलोमीटर का काम हमने मंजूर कर दिया है, और उसका कैबिनेट अप्रूवल अभी मिला नहीं है। कैबिनेट को नोट सबमिट हुई है, और जैसे ही आने वाले 10-15 दिन में मिल जाएगा तो ये काम अवार्ड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 4 लेन बनने के बाद जो सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो समस्या नहीं रहेगी, और निश्चित रूप से ये 4 लेन का रोड उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर शुरू होगा। टेंडर भी निकाल के रखा हुआ है। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मेरा दूसरा प्रश्न है महेशकुट से सोनवर्षा होते हुए सहरसा, मधेपुरा, मुरलीगंज से पूर्णिया तक 177 किलोमीटर की जो सड़क है, जिसकी स्वीकृति 2018 में हुई थी और 1400 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था, और 2020 तक इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था, लेकिन लगातार समय अवधि बढ़ाई जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लोकसभा की 3 विधानसभा परवत्ता, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर से होते हुए यह सड़क जाती है, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा। सम्मान्य स्पीकर महोदय, ये NH 107 है, इसका पैकेज 1 जो था वो कैनन डेनकी कॉर्पोरेशन को है। इसमें बहुत समस्या आई, डिले इन लैंड एक्विजिशन जो राज्य सरकार के तरफ से हमको मिलता है, चेंज इन अलाइनमेंट ड्यू टू यूटिलिटी शिफ्टिंग इश्यूज, कॉन्ट्रैक्टर भी अड़चन में आ गया, वो लगभग कंपनी